इवनिंग। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके इस बार फिजिक्स में 100/100 आएँ और सब सब्जेक्ट में भी 100/100 आएँ। ठीक, आज हम शुरू करेंगे आपका 2022 पिछले साल का जो पेपर फिजिक्स का आया था 346 GE, है ना। और दो पार्ट में ये पेपर हम करेंगे। पहले पार्ट में 346 का GE का, कुछ बच्चे बार बार कहते हैं कि ये प्रिंट सही नहीं आता। बेटा ये चूंकि ये पोर्टल पे अपलोड करते हैं, ये टाइप नहीं है तो ऐसा ही आएगा। आप आंसर ले सकते हैं, मेरी बात सुन के याद लिख भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन, F फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2F फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? कितना अच्छा क्वेश्चन है ना। दो लेंस हैं, एक दूसरे के संपर्क में वो रखे गए हैं। एक लेंस उत्तल लेंस है, उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 2F। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी को मैं क्या कहूंगा? उत्तल लेंस की फोकस दूरी को मैं F1 कह दूं, और वो F1 प्लस क्यों लगाया? उत्तल है और उसकी फोकस दूरी है F। ठीक, दूसरा लेंस अवतल है और अवतल लेंस की फोकस दूरी है 2F, पर मैं लूंगा माइनस में, तो कितना? 2F। और उसने पूछा है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? कौन बच्चा बताएगा? कैसे जोड़ें? सीधे जोड़ें, उल्टे करके जोड़ें? आपका नाम? हाँ ठीक, कार्तिक, आपने बहुत अच्छा बताया। उल्टा करके इन्हें जोड़ दें। 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, यानी मैं ले सकता हूं 1/F माइनस 1/2F। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना, आंसर आ जाएगा। और अगर ये संयुक्त फोकस दूरी, मैं चलो ले ही लेता हूं 2F LCM 2 - 1, ये 2F आया। चूंकि ये प्लस में आया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि जो संयुक्त लेंस बना वो कैसा होगा, तो कैसा होगा? है जी, अभिसारी भी तो हो सकता है। उत्तल या अभिसारी एक ही बात है ना। इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स, कॉनकेव नहीं, कॉनकेव अवतल को कहते हैं। दूसरा, प्रकाश विद्युत प्रवाह के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव V के बीच खींचे गए ग्राफ का ढाल क्या होगा? चलो, आपने कहीं ढाल पढ़ा है? कहा? मैथ में, हाई स्कूल में क्या होता था? ढाल कैसे निकालते थे? y बराबर mx प्लस c में m ढाल होता था, प्रवणता होती थी, स्लोप होता था। चलो, तो ऐसा करे, घबराना नहीं है ऐसे सवाल में। जब भी ढाल वाली बात आई, हमेशा इक्वेशन बना लो और इक्वेशन में y बराबर mx प्लस c लिख लो। जो m की जगह आएगा वही ढाल है। मतलब ये फिजिक्स का ऑलराउंड बता रहा हूं सब सब्जेक्ट के लिए। देखो, उसने कहा आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव V के बीच ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैंने x अक्ष पर तो आवृत्ति ले ली और y अक्ष पर मैंने सह स्तब्ध विभव या कट ऑफ पोटेंशियल ले लिया। सबसे पहले तो बताता हूं ग्राफ कैसा होगा, आपको याद होना चाहिए। ये ग्राफ तो ऐसा होगा, यहां से शुरू होता था दिल्ली आवृत्ति से, याद है? इस ग्राफ का ढाल पूछा है। ठीक, अगर वो विभवांतर की जगह, विभव की जगह अगर ऊर्जा दे देता तो ग्राफ अलग हो जाता ना। ग्राफ तो यही रहता, ढाल अलग हो जाता। चलो, आइंस्टीन के समीकरण याद है क्या? h न्यू बराबर W प्लस ई के, याद है? ई के बराबर हाजी h न्यू माइनस W, ई के की जगह EV, याद आया? न्यू माइनस W, क्लियर? V की जगह H/E न्यू माइनस W/E, क्लियर? अब आप देखें, इसकी तुलना कर लो y बराबर mx प्लस c से। क्यों करें? y की जगह तो v है। अरे y की जगह कौन है? v, क्योंकि देखो जब y अक्ष पर v लिया तो y की जगह तो v होगा ना, और x की जगह कौन लिया? न्यू, तो x की जगह न्यू है। तो m की जगह कौन आया? h/E। तो ढाल कौन होगा? अब आप ये कहेंगे कि इसे तो हम याद कर लेते। एक बच्चा पूछता भी है कि जी आप व्याख्या करते हैं ऑब्जेक्टिव की, आप तो डायरेक्ट हम तो याद कर लेंगे, h/E होगा। बेटा याद कर लेंगे, पर अब अध्यापक बहुत स्मार्ट हो गए। अब बोर्ड हमारा यूपी बोर्ड, आपने देखा कितने सारे पोर्टल ला दिए, पंख, पहुंच, है ना, पहचान, ऑनलाइन हो गया हमारा पूरा यूपी बोर्ड। CBSE बोर्ड से बहुत अच्छा बोर्ड हो गया हमारा, है ना। तो अब आप बताइए, ये क्वेश्चन अगर मैं ये कह दूं 2 नंबर में दे दूं, मैं ही सॉल्वर एग्जामिनर हूं, कभी मैं कह दूं सिद्ध कीजिए यदि मैं इसके प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आवृत्ति और विभव के बीच ग्राफ खींचूं तो सिद्ध कीजिए उसका ढाल h/E होगा, तब क्या करेंगे आप?
तो फेल करना पड़ेगा ना। और फिर दूसरी बात, जब जिस चीज़ की जड़ तक हम चले जाते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है, परमानेंट चली जाती है। ये मैं गलत कह रहा हूँ? अब यही क्वेश्चन अगर मैं विभव की जगह ऊर्जा आ जाती बाई चांस, तो क्या होगा? एच न्यू बराबर W प्लस ई के बराबर एच न्यू माइनस W। तो y की जगह तो ई के हो जाएगा ना, और जब y की जगह ई के हो जाएगा तो ढाल कौन होगा? h। देखो कितना आसान आ गया ना, विभव है तो ढाल h बटा ई, और ऊर्जा है तो ढाल। बोलो प्रॉब्लम क्लियर? तो आप क्यों यार, ये तो साथ साथ याद हो रहा होगा आपको, तो हम तो ये नहीं समझते कि हमें याद नहीं हो रहा। चलो चलो जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है। पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्र अभिनत है? देखिएगा, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत मैंने बताया था, ये पीएन संधि है, ये पी है, ये एन है। और मैंने क्या बताया था अग्र अभिनत के लिए? याद है, मैंने ये बताया था कि P फॉर पॉजिटिव N फॉर निगेटिव अग्र अभिनत है, बताया था। P को पॉजिटिव जोड़ दो, N को निगेटिव जोड़ दो तो क्या है? अग्र अभिनत। और P को निगेटिव और N को पॉजिटिव उल्टा कर दो तो पश्च अभिनत। तो आप ये देखेंगे, इनसे प्रतिरोध प्रतिरोध से मत घबराओ, है ना। आप केवल क्या कहा गया है, कहीं ये -10 वोल्ट है, ये -10 -5 +10। अब आप देखो यहाँ N को निगेटिव दिया गया है, N को, और P को अर्थ से जोड़ा गया, 0 दिया गया। 0 तो माइनस के मुकाबले पॉजिटिव है ना, तो ये कौन सा अभिनत हुआ? अग्र अभिनत। और दूसरे में क्या किया गया? दूसरे में ये है, और आपको P को निगेटिव दिया, और तीसरे में भी P को निगेटिव दिया, और चौथे में N को पॉजिटिव दिया गया है। तो पहला वाला जो है वो अग्र अभिनत है। आगे, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन का बल है। कितने न्यूटन का? F न्यूटन का बल है। यदि आवेशों को कोई परावर्तनांक वाले माध्यम में रख दें, पहले वायु थी, इसका मतलब पहले कौन थी? पहली स्थिति में वायु है 1, और फिर उसे हमने परावर्तनांक में रख दिया। पहला बल है F और दूसरा बल पूछा। मैंने आपको कल भी ये क्वेश्चन कराया था GC सेट में। क्या कराया था? बल का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 अपॉन F ऊपर है, K नीचे है, F प्रोपोर्शनल 1/K, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू K2 अपॉन, जो नीचे होता है उसका 2 ऊपर 1 नीचे। F1 की जगह F, F2 कैलकुलेट करना है, K2 की जगह K है, K1 की जगह 1 है, तो F2 की वैल्यू आ गई F/K। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्लियर? शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर, L लंबाई के तार को, मैं पढ़ रहा हूं ना, जिन बच्चों पर बाई चांस है कुछ बच्चे अनसोल्ड लेने में सक्षम नहीं होते हैं, तो मैं नहीं कहूंगा, पर मैं जो बोलता हूं वो सुन के तो लिख सकते हैं। क्या कहा? L लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा गया। देखो, L लंबाई का तार था और उसे वृत्ताकार कुंडली के रूप में मोड़ा गया है। तार की पूरी परिधि L है, परिधि क्या है? L। तो उसने क्या पूछा? कुंडली में धारा I प्रवाहित करने पर केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा? ठीक, बहुत अच्छी बात है ना। अब आप बताएं, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? देखो बेटा, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या है? फिजिक्स में बिना फॉर्मूले का तो कुछ नहीं है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है B बराबर μ0 n I बटे 2r। B बराबर μ0 n I बटे 2r, परंतु लंबाई दे रखी है, त्रिज्या दे नहीं रखी। n, अगर मैं एक चक्कर की बात करता हूं तो एक चक्कर के लिए भी हो सकता है μ0 I बटे 2r, परंतु लंबाई दे रखी है, यानी परिधि की लंबाई दे रखी है। परिधि की लंबाई और त्रिज्या, यहां तो त्रिज्या का मान लगाना पड़ेगा। तो परिधि की लंबाई त्रिज्या में कोई संबंध होता है क्या? क्या? 2πr। बहुत अच्छी बात आपसे अपनी बताई। देखो 3 दिन में काफी फर्क पड़ा आपने, और r की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लेता हूं यहां से, और b की वैल्यू यहां मैं लगा दूंगा। क्या लगाऊंगा बताओ? म्यू, हाँ जी, हाँ 2 रह गया ना बेटे, हाँ जी, हाँ 2r की वैल्यू लगा देंगे सीधी। चलो ये भी बात आपने बहुत अच्छी बात आई मुझे कि जी 2r की वैल्यू लगा दो खाली, तो 2r की लगा देंगे, बहुत अच्छी बात। नहीं तो 2r की वैल्यू क्या लगा सकता हूं यहां पर? μ0 I बटे L/π, ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो अगला क्वेश्चन ले लूं।
ये तो मेरा फेवरेट है। आपको मैं एक बात रोज कहता हूं ना कि विद्युत चुंबकीय, जब हम विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में जानते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग के मैंने हर बार सवाल करता हूं ना मैं। देखो क्या कहा, λ1, λ2, λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें और सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्ध्य है, तब इनमें संबंध क्या है बताया था मैंने। इसके लिए बेटा रट समझ लो, अच्छे से याद कर लो। सबसे कम तरंगदैर्ध्य गामा की, गामा से ज्यादा एक्स, एक्स के बाद पराबैंगनी, और पराबैंगनी के बाद दृश्य, और दृश्य में भी नीचे लिख दिया करो विबजियोर, दृश्य में विबजियोर। दृश्य के बाद अवरक्त, और अवरक्त के बाद सूक्ष्म तरंगे। कौन सी? सूक्ष्म रेडियो तरंगे, है ना। अब आप देखो उसने क्या कहा, λ1 दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है, किसकी? यानी दृश्य की जगह कौन कर दूं? λ1 नहीं, λ1 दृश्य की, ठीक। एक्स की λ2, एक्स की कौन? और λ3 किसकी है? सूक्ष्म तरंगों की, λ3, ठीक। इनमें तीनों में पूछा, औरों की बात नहीं कर रहा, है ना। कौन बड़ी है इसमें? सबसे बाद वाली। तो ये एक संबंध आ गया जी अपने आप। बोलो बात समझ में नहीं आई, है ना। तो हम इसके क्वेश्चन पर ना जाएं, हम तो ये अपना लहरा जो हमें याद है वो रखें। ये तरंगदैर्ध्य प्रकाश की आती तो प्रकाश की इसी क्रम से है। आवृत्ति का पूछेगा ना तो ये तरंगदैर्ध्य का बढ़ता क्रम है, और उधर से आवृत्ति का बढ़ता क्रम है। याद नहीं आया तो ये लाइन याद कर लो। जब आप घर जाएंगे यहां से तो क्या कहेंगे? गामा एक्स पराबैंगनी, दृश्य अवरक्त, लघुतर से, बस याद हो गई। इधर को आवृत्ति तरंगदैर्ध्य का बढ़ता क्रम, इधर को आवृत्ति का बढ़ता क्रम, तरंगदैर्ध्य का बढ़ता क्रम, तरंगदैर्ध्य का घटता क्रम। क्यों? चल आगे चलें। जर्मेनियम में कैसे पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है? देखो जर्मेनियम क्रिस्टल है बच्चों, है ना। जर्मेनियम में क्या होता है, ये जर्मेनियम के कई परमाणु जर्मेनियम के हैं जी। मैंने तो 4-5 ही बनाए। जर्मेनियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी। कितने? जर्मेनियम का 32 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। तो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम इलेक्ट्रॉन कहते क्या हैं? 8 करना। आपको पता होगा ना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं इस समय। तो क्या होगा, ये तो आपको पता ही है, ये होगा ना, ये बॉन्ड पूरे हो जाते हैं। जब हम किसी जर्मेनियम क्रिस्टल में कोई भी इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, है ना। आज हमारी क्लास में कोई सीट खाली नहीं। अगर एक सीट खाली होगी तो क्या होगा? वही काम होगा जो पी टाइप क्रिस्टल का होता है। जब हम जर्मेनियम क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं, कितने संयोजकता वाला? जैसे एल्यूमिनियम, हमने एल्यूमिनियम मिला दिया तो एल्यूमिनियम के कुछ परमाणु जर्मेनियम के परमाणु का स्थान ले लेते हैं। मान लिया एल्यूमिनियम का परमाणु आ गया जी, यहाँ कौन आ गया? मान लिया इसकी जगह एल्यूमिनियम का परमाणु आ गया। अब मुझे बताओ एल्यूमिनियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? 3। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन है, चौथा कहां से आ गया भाई? तो एक जगह खाली रह जाती है। एक जगह क्या रह गई? एक बॉन्ड खाली रह जाता है। उस खाली स्थान को कोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? और अगर अभी एक सीट खाली रह जाए क्लास में, एक बच्चा अपनी सीट से उठेगा, उस सीट पर चला जाएगा, तो एक नई जगह सीट बन गई ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया तो यहां कोटर बन जाएगा। तो उसने पूछा कि जर्मेनियम को कैसे पी प्रकार का अर्धचालक बनाएंगे? तो क्या जवाब है? जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य जैसे एल्यूमिनियम मिलाकर उसे पी टाइप में बदला जा सकता है। और जर्मेनियम से एन टाइप कैसे बनाओगे? उसमें 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य है, जैसे आर्सेनिक, जैसे एंटीमनी, उसे मिलाएंगे तो एन टाइप बन जाएगा। नाभिक विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? अब बताओ, श्रृंखला अभिक्रिया जानते हैं आप? मैं आपको रिपीट कर देता हूं। कुछ बच्चे कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी थ्योरी और बता दें। हालांकि थ्योरी के लिए हमने अलग कोर्स डिजाइन किया है ना। और आज मैं बताऊं आपको, शाम को 2 वीडियो अपलोड करेंगे हम। एक थ्योरी की पहली चैप्टर की, आज पहले चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं नए साल पर। पहला कूलाम के नियम से पढ़ाएंगे और दूसरी वीडियो आधा अनसोल्ड। आधा मतलब आज 9 क्वेश्चन है तो 5 आज लेंगे, 4 कल लेंगे। ऐसे ही कल चलेंगे, ऐसे ही परसों सिस्टम चलता रहेगा। एक शाम को किस समय अवनीश? 7 बजे और एक 8:30 बजे। आप अपने लाइव क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, हम लाइव रहेंगे उस समय, आपके क्वेश्चन का जवाब भी देंगे। नाभिक विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया का क्या रोल है? चलो देखो जी, ऐसा होता है, हमने यूरेनियम लिया। कौन लिया?
यूरेनियम में दो प्रकार के नाभिक होते हैं, एक U238 और एक U235। दो प्रकार के समस्थानिक हैं, 92 U235 और 92 U238। U235 का विखंडन मंद न्यूट्रॉन द्वारा होता है और U238 का विखंडन बहुत ज्यादा तीव्र न्यूट्रॉन द्वारा हो सकता है। ठीक, नाभिक का विखंडन आपने पढ़ाई है कि जब हम किसी नाभिक पर, बड़े नाभिक पर हल्के कणों की बमबारी करते हैं तो वो नाभिक दो बराबर के लगभग नाभिकों में टूट जाता है और साथ ही साथ 2 या 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इस घटना को नाभिक के विखंडन कहते हैं। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? अब मैंने यूरेनियम है, इस पर एक न्यूट्रॉन डाल दिया। कौन सा न्यूट्रॉन? एक न्यूट्रॉन। तो उसने क्या किया, U235 को, भाई यूरेनियम लिया तो एक नाभिक तो लिया नहीं होने का, लाखों करोड़ों नाभिक होंगे, उसमें लाखों करोड़ों U235 होंगे, लाखों करोड़ों U238 होंगे। जब वो न्यूट्रॉन U235 से टकराता है तो उसे वो बेरियम और क्रिप्टन में तोड़ देता है। काहे में? बेरियम, और साथ ही साथ 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। कौन निकलते हैं? और वो न्यूट्रॉन उसी नाभिक के अंदर एक नाभिक तुमने लिया नहीं था। जब वो न्यूट्रॉन आगे दूसरे नाभिक पर गिरते हैं फिर नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, आगे फिर दूसरे नाभिक पर गिरते हैं फिर नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, नहीं, और इस प्रकार वो और अन्य नाभिकों का विखंडन करते हैं और विखंडन की एक श्रृंखला आरंभ हो जाती है। इस घटना को नाभिक विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। जब आप विस्तृत क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रुक भी जाती है, U238 का विखंडन नहीं हो पाता, U238 तो न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लेती है। तो फिलहाल आप इसे शॉर्ट में इसे लिखेंगे। परावैंगनी किरणों के किन्हीं दो उपयोग को लिखिए। ओजोन परत का 6 जान रहे हैं आप? ओजोन परत से सबसे ज्यादा क्या है कि ओजोन परत परावैंगनी किरणों को रोकती है, पक्का? और वो परावैंगनी किरणों को जब रोकती है तो हम कहते हैं भाई ओजोन परत को नुकसान ना पहुंचाओ, पर्यावरण को बचाओ। हम भी अपील करते हैं, बहुत से जागरूकता कार्यक्रम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो है कि ये परावैंगनी विकिरण जो है ये खतरनाक है। इसका मतलब तो यही है ना, त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, त्वचा शुष्क हो जाती है, यही तो है ना कहानी, है ना। किंतु परावैंगनी विकिरण के जो उसने उपयोग पूछे हैं, देखो पहला उपयोग विटामिन डी, विशेष रूप से लड़कियों से कह रहा हूँ। विटामिन डी की कमी अधिकतर महिलाओं में होती है, धूप में ना बैठना। विटामिन डी के आजकल तो क्या आ रहे हैं, कैप्सूल भी आते हैं जो सप्ताह में एक खाया जाता है, 4 सप्ताह तक लगातार, है ना, आता है ना, उसका कंटेनर अलग लिक्विड फॉर्म में भी आ रहा है विटामिन डी, वो लेना चाहिए। तो विटामिन डी जो बनता है उसमें भी नाभिकीय परावैंगनी किरणों का योगदान होता है। जो हम हाथ के जो प्रिंट होते हैं ना, अंगूठा लगाते हैं, उसकी पहचान करते हैं, तो उसमें भी परावैंगनी विकिरण का उपयोग किया जाता है। बात समझ गए ना? यानी ऐसा नहीं सारा हानि है, तो विटामिन डी ये बनाता है। और एक बात और बताएं आपको मजेदार, जो चूहे होते हैं, चिड़िया होती हैं, है ना, बहुत से ऐसे जंतु हैं जो अपने आसपास का भोजन ही उन्हें परावैंगनी प्रकाश में दिखाई देता है। नई बात समझे? चूहे जो देखते हैं ना, अपने आसपास भोजन तो नहीं पड़ा, वो परावैंगनी प्रकाश में दिखता है उन्हें, तो इसके ये उपयोग है। एक प्रतिवर्ती धारा का वर्गमध्य मूल मान √2 एम्पियर है। धारा का वर्गमध्य मूल मान, धारा के वर्गमध्य मूल मान को मैं कहूंगा, क्या कहूंगा, IRMS, है ना। वो कितना है? √2 एम्पियर है। चलो शिखर मान जो होता है वर्गमध्य मूल मान का √2 गुना होता है। कितना होता है? क्या होता है? शिखर मान, महत्तम मान, ये भी दोबारा आया है ना। क्लियर? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। चलो सब बच्चे अपना बायां हाथ निकालो, ऐसा करो, बंदूक बना लो अपनी। क्या बन गई? और बंदूक बनी ना, अंगूठा बाएं हाथ का करना, लड़की ऊपर कर बेटी, तो ये बाएं हाथ का अंगूठा, उसके पास की उंगली, उसके पास की उंगली, एक दूसरे के तीनों लंबवत, है ना। अब ये क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की 2 अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें कि मध्यमा उंगली, मध्यमा यानी बीच में मध्य वाली, मध्यमा उंगली धारा की दिशा को व्यक्त करे, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। क्लियर? IBF ऐसे याद कर लो। आज घर जाते थे क्या करना है? रास्ते में एक तो उंगली ऐसे रखनी है, कभी कभी खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, क्या कहना है? IBF। और दूसरी बात, गामा किरणें, क्या लहरा, गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी विकिरण,
दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगे। अवरक्त विकिरण को क्या कहते थे? ऊष्मीय विकिरण, याद है? और दृश्य प्रकाश के नीचे क्या लिखना है? विबज्योर, उसी क्रम में। और ये क्या है? तरंगदैर्ध्य का बढ़ता क्रम। 1 फैराड, क्या 1 फैराड को अलमारी में रख सकते हैं? एक क्वेश्चन आया था एक बार, 1 फैराड को क्या अलमारी में रख सकते हैं? अभी पता चल जाएगा। 1 फैराड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलो त्रिज्या नाप लेते हैं। 1 फैराड यानी C, त्रिज्या नापनी है। गोले की धारिता का सूत्र क्या होता है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन के आर। C की जगह 1, 4 पाई एप्सिलॉन का मान 1/9 गुणा 10⁹, K का मान 1, R कैलकुलेट करना है तो R की वैल्यू 9 गुणा 10⁹ मीटर आ गई है ना? समझ गए बात? अब 9 गुणा 10⁹ मीटर को अगर मैं किलोमीटर लिखूं तब 1 2 3 4 5 6 इतने किलोमीटर। कितना हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 90 लाख किलोमीटर। तो आप पे है 90 लाख किलोमीटर जगह ना? है तो रख लो। तो 1 फैराड नहीं, 1 माइक्रो फैराड को भी रख नहीं सकते हम। इस वजह से तो माइक्रो पिको फैराड होते हैं, है ना? ये तो यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है? 100-120 किलोमीटर। ये 90 लाख की बात कर रहे हैं। चलो आगे चलें या रखोगे अपनी जेब में? 3 का क्या? बोहर मॉडल की सहायता से सिद्ध कीजिए किसी परमाणु के भीतर किसी स्थायी कक्षा की परिधि उस कक्षा के संगत इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के पूर्ण गुणज में होती है। क्वेश्चन से बात कीजिए। क्वेश्चन जल्दी में ना पढ़िए, जब तक क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ेंगे आंसर समझ में नहीं आएगा। क्या कहा? बोहर मॉडल की सहायता से। चलिए तो बात समझ में आ गई। सिद्ध कीजिए किसी परमाणु के भीतर किसी स्थायी कक्षा। स्थायी कक्षा के लिए क्या दिमाग में आया आपके? स्थायी कक्षा के पढ़ते के साथ मेरे दिमाग में यह आया, स्थायी कक्षा के पढ़ते के साथ मेरे दिमाग में आया, स्थायी कक्षा वो कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। और ये बोहर ने तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यानी अगर बोहर मॉडल की बात कही उसने, स्थायी कक्षा की बात की, तो J बराबर NH/2 पाई। कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता था mvr। क्या होता है? बस जी इतनी बात तो मैं समझ गया, NH/2 पाई। इतनी बात तो मैं बोहर मॉडल स्थायी कक्षा समझ गया। अब मैं आगे की बात सुनूंगा। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की बात कर रहे हैं वो। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होती है? लैम्डा बराबर h/mv होता है जी। तो यहां से mv की वैल्यू क्या आ गई? h/λ। यानी यहां mv की जगह में h/λ लगा सकता हूं। यह बात भी मैं समझ गया। चलो जी s से h अपने आप कट गया, यह बात मैं समझ गया। मैंने कुछ करा क्या? सवाल देखो, अभी तो मैंने सवाल भी नहीं पढ़ा। कैची इनकी गुणा कर लेते हैं। बताओ क्या आया? 2 पाई r बराबर n लैम्डा। n लैम्डा बराबर 2 पाई r या 2 पाई r बराबर n लैम्डा। उसने क्या कहा? कक्षा की परिधि, परिधि कौन? संगत इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की पूर्ण गुणज होती है। बात हो गई। n का मतलब पूर्ण गुणज ही तो है। n की वैल्यू 1 2 3 4। तो मैंने कुछ किया, अपने आप ही आ गया जी वो। बस मैंने एक काम किया। क्या किया? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा। ठीक, नया क्वेश्चन था। आगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाइए, बना लेंगे। आज का मेरा जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, समझ में आ रहा बेटा? हाँ, चलिए आगे। किसी धातु प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दुगनी कर दी। कोई धातु की प्लेट है, उस धातु की प्लेट पर गिरने वाला प्रकाश की आवृत्ति अगर न्यू थी तो मैंने उस प्रकाश की आवृत्ति 2 न्यू कर दी। कितनी कर दी? मैंने क्या कहा? बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, बस आंसर की परवाह ना करो। अंदर होगा तो अपने आप आएगा, अंदर नहीं होगा तो कहां से आ जाएगा? बताओ। अगर मैंने सुबह छोले खाए तो उल्टी में छोले निकलेंगे या कढ़ी चावल निकल जाएंगे? है भाई? है? नहीं बन जाएगी ना कढ़ी। मेरे पेट में तो वो लग रही है ना, भट्टी पट्टी अपने आप लग रही है, अपने आप ही कढ़ी बन जाएगी, उल्टी में निकल जाएगी। तो अगर आइंस्टीन की समीकरण का सूत्र याद नहीं होगा तो एग्जाम में बैठ कर छत देख लो, कुछ भी कर लो, निकल के कहां से आएगा भाई?
भैया कढ़ी चावल उल्टी में चाहिए ना, उल्टी में कढ़ी चावल करके दोबारा खाने क्या? अगर उल्टी में कढ़ी चावल चाहिए तो कढ़ी चावल खाने पड़ेंगे अवनीश। आगे देखो जी, तो आवृत्ति दुगनी कर दी, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक, आइंस्टीन के समीकरण बताओ पहले क्या है? एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस, तो ई के बराबर एच न्यू माइनस, चलो इस केस में तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ई के मान ली। ठीक, यहां मान लिया ई के डैश है, क्या है? तो ई के डैश कितनी होगी जी? एच न्यू की जगह 2 एच न्यू, भाई एच न्यू की जगह क्या जाएगा? और डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू रहेगा। क्यों रहेगा? भाई कार्यफलन तो उसी धातु का है, धातु थोड़ी बदल दी। तो अब बताओ क्या हुआ जी? घटा लो तो गतिज ऊर्जा तो बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा दुगनी नहीं होने, दुगनी से थोड़ी कम रहेगी, पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन और भी अच्छा है। मैं आज आपको एक ही बात बार बार कह रहा हूं, एक तो भैया अंदर पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा किस सिद्धांत पर सवाल आया है, और दूसरा आपको यह याद करना पड़ेगा कि भाई सवाल ढंग से पढ़ना पड़ेगा। देखो, तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान 1:3:5 में है। ये 1:3:5 में कौन है? हाँ जी, द्रव्यमान। अरे कौन है? तांबे के तारों के द्रव्यमान। उनकी लंबाइयां 5:3:1 में है। लंबाइयां किस अनुपात में है? 5 अनुपात। अब क्या पूछा? उनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? प्रतिरोध यानी ये तो पूछा भाई प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है जब तार का द्रव्यमान समान हो। आगे सवाल आएंगे ऐसे ऐसे। देखो, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है बच्चों R बराबर रो L बटा A। रो पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, तार तांबे का है, तीनों, तो रो सबका बराबर होगा। तो R समानुपाती L बटा A आया, परंतु A तो दे नहीं रखा, सवाल में तो द्रव्यमान दे रखा, लंबाई दे रखी, यानी कहीं ना कहीं जो क्षेत्रफल है वो इन पर इससे निकालना, मुझे फॉर्मूले से बात तो करनी पड़ेगी। तो m का द्रव्यमान क्या होता है? m होता है, m बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। आयतन होगा a इंटू एल होगा। तो यहां से अगर मैं a की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो a की वैल्यू आएगी m बटे एल डी, आएगी नहीं आएगी? तो यानी r का जो फॉर्मूला हो गया वो अब फॉर्मूला हो जाता है रो l बटे a का मान m एल डी। अब आप बताओ, ये तो हुआ ना? तो यानी यहां से क्या आया समझ में मेरी? आयतन तो यहां से क्या आया? R समानुपाती आया L² बटा M आया। तो यहां से जो फॉर्मूला आएगा लग के R1 बटे R2 अपन R3 का, वो क्या आएगा? वो यहां से आया, R1 की जगह लगा सकता हूं L1 का वर्ग बटे M1 अनुपात L2 का वर्ग बटे M2 अनुपात L3 का वर्ग बटे, यही तो आएगा, है ना? तो बच्ची इनका तो वर्ग कर लो, ऊपर वालों का तो 5 का वर्ग, 3 का वर्ग और 1 का वर्ग, और M1 को ऐसे ही रख दो। बोलो बच्चों, आज समझ में नहीं आई? आगे चलें। अब ये ऊपर एक छोटा क्वेश्चन है बेटा, दिखेगा नहीं, मैं इसे थोड़ा सा, ये मैंने कर दिया है, 4 का कै नाभिक संलयन नाभिक विखंडन से किस प्रकार भिन्न है? किस प्रकार भिन्न है? अभी नाभिक विखंडन बताया था। नाभिक विखंडन क्या होता है? नाभिक विखंडन होता है कि जब किसी भारी, यानी आपने एक बात नोटिस कर ली होगी, आज मेरा चौथा सेट है, आपने ये बात नोटिस की या नहीं की कि जो मतलब जो है विखंडन हो या संलयन हो, उसमें क्या होता है कि एक ही चीजें लौट के लौट बार बार आ रही है ना। नाभिक विखंडन किसे कहते हैं? जब किसी भारी नाभिक पर कोई हल्का कण गिरता है तो वो भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। और संलयन में, संलयन कहते हैं जुड़ने को। नाभिक का संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक जुड़कर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। सूर्य में यही क्रिया होती है। आगे निम्न, आगे लिखा देखो, प्रकृति में नाभिक संलयन का एक उदाहरण दीजिए।
तो नाभिकीय संलयन का उदाहरण क्या है? सूर्य में हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर क्या करते हैं? हीलियम नाभिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? द्रव्यमान क्षति होती है, द्रव्यमान क्या होती है? क्षति होती है, और द्रव्यमान क्षति के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक, आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, एक और। एक क्वेश्चन ये है, ये चित्र में बना देता हूं, कुछ बच्चों को दिखता नहीं है ना, वो प्रॉब्लम करते हैं फिर, और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है एक जगह, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। अब नहीं, इन्हें देख लो जरा बच्चों को, इन्हें, ये बच्चे ना थोड़ा सा ये यहीं खड़े रहेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ है, ये 4 प्रतिरोध हैं, 150 ओम, 50 ओम, 50 ओम, और ये भी 100 ओम। ये सेल है 20 वोल्ट का, इससे धारा I चलती है, इस बिंदु पर जाकर I1 इधर को बटी, I1 I2 बटी और I3 बटी, और I1 I3 के मान पूछे हैं। ये 3 डायोड हैं, और प्रत्येक डायोड का जो प्रतिरोध दे रखा है वो 50 ओम है। इसमें लिखा नहीं है, डायोड का प्रतिरोध 50 ओम है। कितने ओम? 50 ओम। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, डायोड में धारा पूछी है तीनों में। देखो जी, इस डायोड को मैंने कई बार आपको बताया होगा कि P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव तो अग्रभिन्नत, और P को नेगेटिव और N को पॉजिटिव तो पश्चाभिन्नत, और पश्चाभिन्नत में धारा नहीं बहती है। चलो, ये देखो प्लस है, ये क्या है? पहले इन्हीं को देख लेते हैं एक बार। ये प्लस से इधर N जोड़ा, तो ये कैसा हुआ? और जब ये पश्च है तो इसमें धारा, तो ये I1 का मान क्या आया? यानी I1 का मान तो 0 आ गया जी, कंफर्म हो गया। अब इस प्लस से देखो, ये प्लस जोड़ा है और ये भी प्लस जोड़ा है, तो ये दोनों अग्रभिन्नत में है और इनमें धारा प्रवाहित होगी। बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? अब आप क्या करेंगे, चूंकि ये 50 ओम का है, ये भी 50 ओम का है, तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा फिगर को चेंज करता हूं आपके अनुसार। इसे तो मिटा ही देता हूं। इसे क्यों मिटा दिया? बेकार है, इसमें धारा नहीं बह रही। 50 ओम का प्रतिरोध है डायोड का, तो मैंने क्या किया, इस डायोड की जगह इसे भी मिटा देता हूं, और इसे मिटाने के बाद यहां मैं 50 ओम का रख देता हूं प्रतिरोध। बोलो क्या करा इसमें? 50 ओम डायोड की जगह 50 ओम। ठीक, बच्चों को प्रॉब्लम? अब ये 50 और ये 50 दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध कैसे जुड़ते हैं? R बराबर R1 प्लस R2। ये 50 और ये 50 जुड़कर क्या हो जाएंगे? तो मैंने 2 प्रतिरोध हटा दिए, और ये 50 और 150 जुड़कर हो जाएंगे 200 ओम। मैंने इन्हें हटा दिया, यहाँ तो मैंने कर दिया, एक ही तार लगा दिया, और ये प्रतिरोध हो गया 100 ओम का, और ये प्रतिरोध हो गया है अब, ये प्रतिरोध हो गया अब 200 ओम का। बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? यानी जो चित्र था वो मैंने पूरा का पूरा ही चेंज कर दिया है। कर दिया? अब देखो कुल धारा कैसे निकलेगी। ये दोनों 100 और 200 किस क्रम में है? बंद है, तो समांतर क्रम होगा, और समांतर क्रम में मान लिया कुल प्रतिरोध R3 आ गया अब, और समांतर क्रम का प्रतिरोध आया 1/100 प्लस 1/200। 1/R3 बराबर आया 200, मैंने कॉमन लिया, 2 प्लस 1, R3 बराबर आ गया 200/3 ओम। यानी चाहूं तो मैं फिर फिगर चेंज कर सकता हूं, पर 200/3 इस 100 के क्या आएगा? श्रेणी क्रम में। सेल के साथ जो जुड़ा होता है वो एक ही तार होता है, और वो एक तार में श्रेणी क्रम आ गया। यानी अब कुल प्रतिरोध जो आया निकलकर वो आया 100 प्लस 200/3। बोलो समझ में आया नहीं आया? 3 लघुत्तम आया यहाँ से 300 प्लस 200, और R का मान आ गया 500/3 ओम। बोलो कोई क्लियर? गुणभाग मेरी सही है? अब बताओ, मैं कुल धारा कैलकुलेट कर सकता हूं ना? कुल धारा को कैलकुलेट कर सकता हूं ना? अब बताओ कुल धारा को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखो ओम नहीं, किरचॉफ जो लिया था, I बराबर E/R प्लस स्मॉल r। I बराबर E कितना है? 20। कुल प्रतिरोध कितना आया है? 500/3। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 दे रखा है, 3 ऊपर जाकर 60/500। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्या आया?
1.25 से भाग करके बटे 10 यानी 0.12 एम्पियर मेरा आंसर आ गया है। बोलो समझ में आया? क्लियर है? अब ये आई दो जगह बट जाएगा, यहां पर काय में बटेगा, आई एक तो बटा, आई का मान तो 0.12 एम्पियर आई गया जो आया, आई का मान अब दो जगह बटेगा केवल I2 और I3 में, काय में। तो एक समीकरण तो बन गई, I बराबर I2 प्लस I3, आई की वैल्यू पीछे जो आई थी वो लगा लेंगे आप, है ना। एक इक्वेशन तो ये बन गई, है ना। एक इक्वेशन हमेशा मैं बोलता हूं समांतर विभवांतर, क्या बोलता हूं? समांतर विभवांतर। समांतर में विभवांतर बराबर होता है, तो जितना विभवांतर 100 ओम के सिरों के बीच होगा उतना ही विभवांतर 200 ओम के सिरों के बीच होगा, है ना। हाँ जी, हाँ, जितना विभवांतर 100 ओम के सिरों के बीच होगा, जितना विभवांतर 100 ओम के सिरों के बीच होगा, 100 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक उतना ही विभवांतर क्या होगा? 200 ओम के सिरों के बीच होगा। विभवांतर कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रतिरोध गुणा धारा, धारा गुणा प्रतिरोध। धारा कौन? I2, प्रतिरोध कौन? 100, तो 100 गुणा I2 बराबर 200 गुणा I3, यानी यहां से आया I2 बराबर 2I3। I2 बराबर कौन? ये वैल्यू यहां पुट कर दूंगा और I2 I3 की वैल्यूज आ जाएंगी। और I1 क्या आया था? 0। I1 क्या आया था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां ये है। चलें जी आगे। जब एक धातु पर लैम्डा तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश आपतित होता है, देखो बार बार वही चैप्टर आ रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव का फिर आ गया। जब एक धातु पर लैम्डा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है, तब प्रकाश विद्युत धारा के लिए जो निरोधी विभव है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो 3 वोल्ट है। चलो जी देखो, λ1 लैम्डा है और जो विभव है वो 3 वोल्ट है। जब हम 2 लैम्डा का प्रकाश डालते हैं, λ2 बराबर 2 लैम्डा, तब विरोधी विभव V है। देहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। देखो बेटा, आपने देखा होगा बहुत से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, और उन क्वेश्चन को अगर अच्छे से हम समझ लेंगे ना, तो कोई नया क्वेश्चन बन के भी आएगा तो हम कर लेंगे। आइंस्टीन के समीकरण आज कितनी बार ले ली मैंने? 3 बार, चौथी बार लिखने जा रहा हूं। क्या इक्वेशन है आइंस्टीन के समीकरण का? क्या समीकरण? hν बराबर, कंधे क्यों झुके हुए हैं? बोल्ड होके बोलो ना, सीधे होकर बैठो बिल्कुल। और घर पर जब वीडियो से पढ़ा करो ना, तब भी सीधे होकर पढ़ा करो, रजाई में नहीं, ठंड बंड कुछ नहीं। बताओ क्या है? hν बराबर, बोलो hν बराबर, याद हुआ? ठीक। अब जो जो उसे पूछ रहा है देहली तरंग दैर्ध्य भी इसमें आंसर लाना है। न्यू की जगह लैम्डा भी लेना है, तो न्यू की जगह C बटे लैम्डा, W की जगह SC बटे लैम्डा 0, EK की जगह EV। बोलो समझ में आया नहीं आया? EK की जगह सब फिट हो गया जी मामला। पहले तो λ1 वाली बात कर लो, SC λ1 लूंगा तो EV 1 लगाऊंगा, और SC बटे λ2 लूंगा EV 2। यही तो होगा जी, अरे यही तो होगा, और कुछ थोड़ी होगा। ये तो बात क्लियर है या नहीं है? अब बोलो क्या करूं फिर मैं? हाँ, मान रख देंगे, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, और इक्वेशन सॉल्व करके λ0 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। सेम आ जाएगा ना? तो फिर क्या दिक्कत आ रही है इसमें? तो HC बटे λ1 उसने बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन दिया है, तो इसे हल कर लेंगे, और हल करके λ1 λ2 के पदों में हम कहीं की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? λ0 की। आप चाहें तो W कैलकुलेट कर लो, W के बराबर SC बटे λ0 रख दो, इसे V2 से गुणा कर लो, इसे V1 से गुणा कर लो, कट जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्या करेंगे? जो भी करना फिलहाल आप लोग अब कर लेंगे। इसे कहीं से गुणा कर देंगे? समीकरण 1 को V2 से। इसे कहीं से गुणा करोगे? V1 से, और फिर इसे घटा देंगे, तो ये पद कट जाएगा, V1 V2 यहां आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। एकल स्लिट कितनी बार कराऊं? बोलो। एकल स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई किन किन कारकों पर निर्भर करती है? 2 बार तो आर्टिकल आया पिछले साल। एकल स्लिट की कोणीय चौड़ाई जो होती है, रेखीय चौड़ाई जो होती है, वो 2 लैम्डा बटे ई होती है, और रेखीय चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है? 2f लैम्डा बटे ई। यही तो है।
तो उसने पूछा केंद्रीय किरणीय चौड़ाई किन किन कारकों पर निर्भर करती है? निर्भर करती है प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर, आवृत्ति पर और रेखा छिद्र की चौड़ाई पर। ई कौन है? रेखा छिद्र की चौड़ाई, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति, तीन चीजों पर निर्भर करती है। विभवमापी की सुग्राहिता से क्या तात्पर्य है? सुग्राहिता, विभवमापी के सुग्राहिता के ऊपर शुरू से बहुत क्वेश्चन आए हैं बेटा। आपको याद है हम क्या करते थे विभवमापी में? विभवमापी में एक धारामापी लेते हैं और जैसे ही वो शून्य पर आना चाहिए, है ना, शून्य विक्षेप स्थिति तलाश करते हैं। जैसे ही एक तार है, इस तार पे मैंने यहाँ जॉकी लगाई और शून्य विक्षेप स्थिति आ गई। जैसे ही जॉकी को थोड़ा खिसकाया, ये सुई एकदम खिसक के अलग हो जाए, शून्य विक्षेप स्थिति एकदम से खत्म हो जाए, उसे कहते हैं ज्यादा सुग्राही होना। क्या होना? ज्यादा सुग्राहिता होना। फिलहाल एक बात बता दें आपको, विभवमापी की सुग्राहिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? विभवमापी की सुग्राहिता निर्भर करती है विभवमापी के तार की लंबाई पर। तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, विभवमापी के तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, विभवमापी की सुग्राहिता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, और निर्भर करती है तार के व्यास पर। तार का व्यास एक समान होना चाहिए। अगर विभवमापी की सुग्राहिता हमें ज्यादा रखनी है तो विभवमापी के तार का व्यास एक समान होना चाहिए और विभवमापी के तार की लंबाई ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, विभवमापी की तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, विभव प्रवणता K बराबर V/L। मैंने विभव प्रवणता की बात बताई थी कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं? विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, विभव प्रवणता उतनी कम होगी। और विभव प्रवणता जितनी, उल्टा है ना बेटा, तू सीधा क्यों बोल रही है? विभव प्रवणता कम होगी तो विभवमापी ज्यादा सुग्राही होगी। ठीक, बात समझ में आई? फिलहाल दो बातें बताई। एक तो विभवमापी की सुग्राहिता किस बात पर निर्भर करती है? तार की लंबाई पर, तार के व्यास पर। तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, सुग्राहिता उतनी ज्यादा होगी। तार का व्यास एक समान होना चाहिए। तार की लंबाई ज्यादा होगी तो विभव प्रवणता कम होगी, और विभव प्रवणता कम होगी तो विभवमापी सुग्राही होगी। ठीक, एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा आप लोगों ने, E बराबर KL, मैंने ही बताया था। तो L बराबर E/K। जरा इन दो बातों पर चर्चा करो। देखो बेटा, जब तक आप फिजिक्स में सूत्रों से बात नहीं करने के, हमारे मोदी जी कितनी मन की बात करते हैं, है ना, तो आप सूत्रों से बात क्यों नहीं करते? सूत्रों से बात, तार की लंबाई मन मन में बोला करें बैठ के। ये सूत्र दो लिख लिए आज, फिर मन मन में बोलो। विभवमापी के तार की लंबाई ज्यादा होगी, विभव प्रवणता कम होगी। विभव प्रवणता कम होगी तो शून्य विक्षेप की लंबाई ज्यादा आएगी। शून्य विक्षेप ज्यादा लंबाई पर आएगा तो हमारी विभवमापी उतनी ही अच्छी सुग्राही होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के माइनस के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? विभव प्रवणता बराबर होगा, विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता K/A से, विभव प्रवणता को K से व्यक्त करते हैं, और विभव प्रवणता का मतलब होगा -V/L। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बात कर रहे हैं तब। विभव प्रवणता का मात्रक क्या होगा? विभव प्रवणता का मात्रक होगा वोल्ट पर मीटर। क्या होगा? वोल्ट पर मीटर, है ना। आगे, एक विभवमापी के तार की 5 मीटर लंबाई है। कितनी? L की जगह 5। विभव पतन 2 वोल्ट है, विभव पतन 2। विभव प्रवणता पूछी है तो -0.4 आ गया। मेरे ख्याल से आज आपकी विभव प्रवणता की सारी बातें हो गई एक जगह, समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं जी। ये तीनों आर्टिकल आए थे इसमें। पहला है अक्षीय स्थिति में तीव्रता, ठीक, दूसरा है गोलीय अपवर्तन का सूत्र, और तीसरा क्वेश्चन है बायो-सेवर्ट का नियम, इसकी सहायता से वृत्ताकार कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो मेरे 5वां क्वेश्चन एक बचता है, इसे अगले सेट में, अगले उसमें ले लेंगे वीडियो में, है ना। थैंक यू, समझ में आया? मिलते हैं फिर कभी।